बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स हम BSN 4th सेमेस्टर की सब्जेक्ट हेल्थ असेसमेंट 2 पढ़ रहे हैं। हेल्थ असेसमेंट 2 में हमने यूनिट 4 स्टार्ट किया हुआ है, असेसमेंट ऑफ थोरेक्स एंड लंग्स। इसमें से हमने पार्ट 1 पढ़ लिया जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है और उसका लिंक आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएगी, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है वो इसी यूनिट के पार्ट 2 पे है। आज हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल लेक्चर्स बाय मुशर्रफा अजहर में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली न्यू वीडियो लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके, और इस वीडियो लेक्चर को लाइक ज़रूर करें। तो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में जो जनरल इंस्पेक्शन होती है, जनरल लुक होती है, वो हमने डिस्कस किया था, और फिज़िकल एग्जामिनेशन का जो फर्स्ट वन आस्पेक्ट है इंस्पेक्शन, वो हमने देखा था कि किस तरीके से हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की असेसमेंट करते वक्त इंस्पेक्शन करेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में हम इसी असेसमेंट की जो रेस्पिरेटरी सिस्टम असेसमेंट है, इसकी जो सेकेंड आस्पेक्ट है पल्पेशन, वो डिस्कस करेंगे। तो पल्पेशन में क्या करते हैं? Palpating the chest wall should feel smooth, warm and dry। चेस्ट वाल जो है वो स्मूथ होने चाहिए, वार्म होने चाहिए और ड्राई होने चाहिए। यानी जो नॉर्मल पेशेंट होते हैं जिनको कोई मसला नहीं होता रिस्पायरेटरी सिस्टम से रिलेटेड, तो फिर उनके जो चेस्ट वाल है वो बिल्कुल स्मूथ होते हैं, उसमें कोई बल्जिंग नहीं होती, कोई स्कार्स नहीं होते, वार्म होती है क्योंकि वहाँ पे सही तरीके से सर्कुलेशन हो रही होती है तो इसलिए वार्म होते हैं, और ड्राई होते हैं, वहाँ से कोई अगर नॉर्मल है तो नॉर्मली कोई डायफोरेसिस वगैरह नहीं होती तो इस वजह से ड्राई होते हैं। जेंटल पल्पेशन शुड नॉट कॉज द पेशेंट पेन। और जेंटल पल्पेशन जब हम करते हैं, हम नरमी से जेंटली जब पल्पेट करते हैं तो इस पल्पेशन से नॉर्मल पेशेंट में पेन महसूस नहीं होती। तो पेन कब महसूस होती है? पेन में बी कास्ड बाय कोस्टोकोंड्राइटिस, रिब और वर्टिब्रल फ्रैक्चर्स और सोर मसल एज ए रिजल्ट ऑफ प्रोट्रैक्टेड कफिंग। पेन तब होती है कि अगर पेशेंट को कोस्टोकोंड्राइटिस है। कोस्टोकोंड्राइटिस किसे कहते हैं? कोस्टो मीन्स रिब्स, कॉन्ड्रो लफ्ज़ जो है वो कॉन्ड्रोसाइट से निकला हुआ है, कार्टिलेज जिस सेल से बने होते हैं उनको कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं, तो इसीलिए कॉन्ड्रो लफ्ज़ जो है वो कार्टिलेज के लिए यूज़ किया जाता है, और आइटिस जो है उसका मतलब है इन्फ्लेमेशन। तो जो कार्टिलेज रिब्स को कनेक्ट करती है स्टर्नम के साथ, तो इनको हम कहते हैं कोस्टल कार्टिलेज, और ये कॉन्ड्रो लफ्ज़ कार्टिलेज के लिए यूज़ हो रहा है। तो इन कार्टिलेजेस की जब इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो इसको हम कहते हैं कोस्टोकोंड्राइटिस। तो जिन लोगों को कोस्टोकोंड्राइटिस होती है उन लोगों को पेन फील होती है पल्पेशन से। किसी की अगर रिब्स में या फिर वर्टिब्रल कॉलम में कोई फ्रैक्चर हुई है तो उनको भी पेन महसूस होती है जेंटल पल्पेशन से। और अगर किसी के मसल्स में सोरनेस है, यानी मसल सोर हो गए हैं, मसल में कोई प्रॉब्लम है, उसमें कोई पेन है, कोई मसला है, तो फिर क्या होता है? उसकी वजह से ये बंदा जब जेंटल पल्पेशन हम करते हैं तो पेन फील करता है। तो जब पेन फील होती है तो ये कंडीशन हमारे जहन में आनी चाहिए कि या तो कोस्टोकोंड्राइटिस है, या फिर रिब्स या वर्टिब्रल फ्रैक्चर्स हुई है, या फिर मसल्स की सोरनेस है कि मसल्स जो है वो सही से फंक्शन नहीं कर रहे हैं, उसमें कोई डैमेज आई हुई है जिसकी वजह से पेन हो रही है। तो ये क्यों होती है? ये जो सोर मसल्स हैं ये क्यों होते हैं? तो ये प्रोट्रैक्टेड कफिंग की वजह से होते हैं। अब ये प्रोट्रैक्टेड कफिंग क्या है? तो स्टूडेंट्स, एक इन्फेक्शन होता है जिसे प्रोट्रैक्टेड बैक्टीरियल ब्रोंकाइटिस कहा जाता है कि ये बैक्टीरियाज होते हैं ख़ास किस्म के, उसकी वजह से ब्रोंकाई जो है उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ये एक क्रोनिक डिजीज़ होती है और इसकी वजह से परसिस्टेंट कफिंग होती है। परसिस्टेंट कफिंग मीन्स के एक जारी रहती हुई कफिंग होती है, वो फिर बंद नहीं होती, लगातार कफिंग होती है। तो इस कफिंग की वजह से क्या होता है? मसल्स पे बहुत ज़्यादा बोझ आ जाती है, और बहुत ज़्यादा बोझ आने की वजह से मसल जो है उसमें सोरनेस आ जाती है जिसकी वजह से पेन महसूस होती है। Crepitus which feel like puffed rice cereals crackling under the skin। क्रिपिटस साउंड महसूस होता है। क्रिपिटस साउंड का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि क्रिपिटस साउंड क्या है। तो ये जो क्रिपिटस साउंड है ये ऐसा फील होता है कि पुफ्ड राइस सीरियल क्रैकिंग अंडर द स्किन के पुफ्ड राइस जो बॉइलिंग से पहले जो राइस होते हैं बॉईल करने से पहले, तो इनको पुफ्ड राइस कहा जाता है। तो बगैर बॉईल किए हुए जो
राइज होते हैं वो स्किन के नीचे किस तरह क्रैकलिंग कर सकते हैं। तो जिस तरह उनकी क्रैकलिंग की साउंड होती है तो इस किस्म की साउंड सुनाई देती है। इसको कहते हैं क्रिपिटस साउंड। और ये क्रिपिटस साउंड जब आप लोग क्लिनिकल ब्रिक जाके प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को खुद याद होगा कि कौन से साउंड को हम क्रिपिटस साउंड कहते हैं। तो ये एक प्रैक्टिकल चीज़ है, ये आपके प्रैक्टिकल के साथ क्लियर हो जाएगी। तो अगर क्रिपिटस साउंड सुनाई देती है तो उसका मतलब क्या है? इंडिकेट दैट एयर इज़ लीकिंग फ्रॉम द एयरवे आर लंग्स, कि इसका मतलब ये है कि एयरवे से या फिर लंग्स से एयर लीक हो रही है। जब एयर एयरवे से या लंग्स से लीक हो जाती है तो फिर उसकी वजह से ये क्रिपिटस साउंड सुनाई देती है। आल्सो पल्पेट फॉर टेक्टाइल फ्रिमिटस, और हम पल्पेशन जो है वो टेक्टाइल फ्रिमिटस के लिए भी करते हैं। टेक्टाइल फ्रिमिटस क्या है? इसे टेक्टाइल वोकल फ्रिमिटस भी कहते हैं। ये वो वाइब्रेशन होती है कि जब भी कोई साउंड बनती है तो साउंड की वजह से जो चेस्ट वाल है उसमें भी वाइब्रेशन आती है। जब साउंड वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है तो चेस्ट वाल जो है उसमें भी वो एक किस्म की उसमें मूवमेंट आ जाती है, वाइब्रेशन आ जाती है। तो इसको कहते हैं टेक्टाइल फ्रिमिटस। तो ये क्यों आती हैं? ये इसलिए आती हैं क्योंकि कोई बंदा जब स्पीक करता है तो स्पीक करने के लिए जब वो बात करने की कोशिश करता है तो बात करते वक्त जो एयर की फ़्लो होती है लंग्स से, तो इस एयर की फ़्लो की वजह से जो वोकल कॉर्ड है लेरिंग्स में तो वो वाइब्रेट करते हैं। तो जब वो वाइब्रेट करते हैं तो उनके वाइब्रेशन के साथ जो स्किन है ऊपर चेस्ट के तो इसमें भी कुछ वाइब्रेशन आ जाती है। तो ये जो वाइब्रेशन का सुनना है तो ये टेक्टाइल फ्रिमिटस नॉर्मल होती है। लेकिन इसकी टेक्टाइल फ्रिमिटस जो है ये एक नॉर्मल साउंड है, ये होनी चाहिए, लेकिन इसकी ख़ास लोकेशन होती है वहाँ पे होनी चाहिए। वो ख़ास लोकेशन क्या है? वो ख़ास लोकेशन ये है कि जो मेन स्टेम ब्रोंकाई है, यानी जो मेन स्टेम ब्रोंकाई यानी जो फर्स्ट ब्रोंकाई है उसके ऊपर यानी क्लेविकल्स के नज़दीक वहाँ पे सुनाई देगी, या फिर ये जो स्केपुला है उसके फ्रंट पे या फिर स्केपुला के बिटवीन ये सुनाई देगी बैक साइड पे। तो फिर जब आप अपना हाथ मूव करोगे, हाथ आप जब मूव करोगे ऊपर की तरफ मूव करोगे या नीचे की तरफ मूव करोगे तो ये जो फ्रिमिटस है, टेक्टाइल फ्रिमिटस है, ये कम होना, डिक्रीज़ होना शुरू करेगा। तो अब नॉर्मली जो है ये इन एरियाज़ में फ्रिमिटस जो है वो डिक्रीज़ होती है। जब हम नीचे की तरफ आते हैं और ऊपर की तरफ आते हैं तो ये डिक्रीज़ होती है। तो इस एरिया में जो फ्रिमिटस का डिक्रीज़ होना है कि स्केपुला के ऊपर चले जाते हैं या नीचे चले जाते हैं तो डिक्रीज़ होती है, तो ये नॉर्मल होती है। तो अगर इस तरह हुआ कि ये जो एरियाज़ हैं यानी जहाँ पे सुनाई देती है, मैंने आप लोगों को बताया कि एक तो ये कि क्लेविकल्स के करीब जो एरिया है, क्लेविकल्स के बिल्कुल करीब जो मेन स्टेम ब्रोंकाई है उसके ऊपर ये टेक्टाइल फ्रिमिटस सुनाई देती है, और एक स्केपुला के बिटवीन या स्केपुला के फ्रंट पे सुनाई देती है। तो अगर स्केपुला के फ्रंट पे सुनाई नहीं दे रही है, डिक्रीज सुनाई दे रही है, या क्लेविकल्स के नज़दीक इस एरिया पे सही तरीके से सुनाई नहीं दे रही है, डिक्रीज सुनाई दे रही है मेन स्टेम ब्रोंकाई के ऊपर, तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई एबनॉर्मेलिटी आई है, और वो एबनॉर्मेलिटी या तो न्यूमोथोरेक्स हो सकती है, न्यूमोथोरेक्स हुआ है, या फिर कोई एम्फाइसमा हुई है, या फिर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, तो ये इंडिकेट करती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें लिखा है also palpate for tactile frimitus, palpable vibration caused by the transmission of air through the bronchopulmonary system। तो ये क्या है? अब इसको डिफाइन किया है कि ये जो टेक्टाइल फ्रिमिटस है ये एक पल्पेबल वाइब्रेशन है, ऐसी वाइब्रेशन जिसको आप पल्पेट कर सकते हो। ये क्यों होती है? जब ब्रोंकोपल्मोनरी सिस्टम से एयर की ट्रांसमिशन होती है तो इस सिस्टम से एयर की ट्रांसमिशन की वजह से वोकल कॉर्ड पे जो वाइब्रेशन पैदा होती है तो वो पल्पेबल है, उसको आप पल्पेट कर सकते हो जिस एरिया पे मैंने बताया उस एरिया पे, तो इसको कहते हैं टेक्टाइल फ्रिमिटस। देन इवेलुएट चेस्ट वाल सिमेट्री एंड एक्सपेंशन, तो इसको हम पल्पेट करेंगे। इसके अलावा जो चेस्ट वाल की सिमेट्री है कि दोनों चेस्ट वाल जो है वो सिमेट्रिकल है या नहीं, ये देखेंगे, और उनकी एक्सपेंशन देखेंगे कि किस तरीके से वो एक्सपेंड होती है। तो ये चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो जितने भी हमने कहा कि चेक करनी है तो इनको जब हम एक एक करके चेक करेंगे तो क्या करते हैं, प्लेस योर palm और palms टाइटली ओवर द थोरेक्स, अपने दोनों हाथ के पल्म्स या एक पल्म जो है वो थोरेक्स के ऊपर रखना है। उसके बाद पल्पेट फॉर टेंडरनेस
अलाइनमेंट, बल्जिंग एंड रिट्रैक्शन ऑफ द चेस्ट एंड इंटरकोस्टल स्पेसेस। अब देख लिया आपने पल्पेशन में कौन कौन सी चीज़ों के लिए पल्पेट करनी है। सबसे पहले टेंडरनेस के लिए पल्पेट करनी है। टेंडरनेस मीन्स कि आप पल्पेट कर रहे हो तो इस पल्पेशन के लिए वो जगह जो है वो बहुत सेंसिटिव तो नहीं है। टेंडरनेस किसे कहते हैं? जो सेंसिटिव टू टच होती है इसको हम कहते हैं टेंडरनेस। कि जब हम टच करते हैं तो उसमें पेन स्टार्ट हो जाती है, तो इसको कहते हैं टेंडरनेस। तो सबसे पहले हम टेंडरनेस देखेंगे। अलाइनमेंट हम देखेंगे। अलाइनमेंट किसे कहते हैं? जो स्ट्रेट लाइन अरेंजमेंट होती है, यानी रिलेटिवली करेक्ट पोजीशन में जो अरेंजमेंट होती है स्ट्रेट लाइन में, इसको हम अलाइनमेंट कहते हैं। तो अलाइनमेंट हम देखेंगे कि जो चीज़ें नॉर्मली जिस एरिया पे होती है चेस्ट के, तो उस एरिया पे वो सारी चीज़ें सही तरीके से अरेंज है या नहीं, इसके लिए हम पल्पेट करेंगे। बल्जिंग हम देखेंगे। बल्जिंग किसे कहते हैं? जो स्वेलिंग आउटवर्ड होती है उसको हम बल्जिंग कहते हैं। तो यहाँ पे कोई चेस्ट वाल में कोई बल्जिंग तो नहीं है, ये देखेंगे। और रिट्रैक्शंस ऑफ द चेस्ट एंड इंटरकोस्टल स्पेसेस। रिट्रैक्शन किसे कहते हैं? रिट्रैक्शन का मतलब ये है कि जो समथिंग ड्राविंग बैक, यानी कोई भी चीज़ पीछे की तरफ गया हुआ है, तो इसको हम कहते हैं रिट्रैक्ट होना। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कहीं चेस्ट और इंटरकोस्टल स्पेसेस जो है उसमें कोई रिट्रैक्शन तो नहीं हुई है, पीछे की तरफ तो फिर जो है वो ड्राइविंग बैक तो नहीं हुए हैं, ये हम देखते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि जब भी चेस्ट के अंदर जो प्रेशर होती है वो रिड्यूस हो जाती है, तो इस रिड्यूस्ड प्रेशर की वजह से इनसाइड द चेस्ट रिड्यूस प्रेशर की वजह से इंटरकोस्टल मसल्स और जो चेस्ट के वाल है ये बैकवर्ड जो है वो इसकी ड्राइविंग होती है, बैकवर्ड ड्राइविंग होती है। तो इसको हम देखेंगे, अगर बैकवर्ड ड्राइविंग है तो हम समझ जाएंगे कि इनसाइड द चेस्ट प्रेशर डिक्रीज है बहुत, एयर की प्रेशर। एसेस द पेशेंट फॉर क्रिपिटस। क्रिपिटस के लिए हम यहाँ पे क्रिपिटस साउंड जो है वो उसके लिए एसेस करेंगे, स्पेशली अराउंड ड्रेनेज साइड, ख़ास करके जो ड्रेनेज साइड होती है इसमें हम ये क्रिपिटस साउंड देखते हैं। क्रिपिटस साउंड ग्रिंडिंग लाइक जो साउंड है वो। और ड्रेनेज एरिया कहाँ पे है चेस्ट के? तो बिटवीन 5th and 6th इंटरकोस्टल स्पेस जो है मिड एक्सिलरी लाइन में। एक्सिलरी लाइन का मैंने आप लोगों को बताया था कि एक्सिलरी लाइन कौन सी थी, तो मिड एक्सिलरी लाइन जो है इसमें से बिटवीन 5th और 6th इंटरकोस्टल स्पेस जो है ये ड्रेनेज साइड है। तो इसमें क्या होता है, ड्रेनेज साइड में हम देखते हैं कि इसमें क्रिपिटस साउंड तो नहीं आ रही है। रिपीट दिस प्रोसीजर ऑन द पेशेंट बैक। और यही प्रोसीजर जो हम पेशेंट के चेस्ट साइड पे कर रहे हैं ये हमने पेशेंट के बैक साइड पे भी करनी है। यूज़ द पैड्स ऑफ योर फिंगर टू पल्पेट द फ्रंट एंड बैक ऑफ द थोरेक्स। फिर हमने क्या करना है, यहाँ पे जो पिछला प्रोसीजर में हम लोग बताए थे कि ये पल्म को डालना, ये है जो इस डायग्राम में शो है, फर्स्ट डायग्राम में। तो यहाँ पे जो नर्स ने हाथ डाला हुआ है, एक हाथ का जो पल्म डाला हुआ है, तो ये इस प्रोसीजर के लिए पल्पेट करने के लिए कि अलाइनमेंट ठीक है, कोई टेंडरनेस तो नहीं है, कोई इंटरकोस्टल या चेस्ट रिट्रैक्शन तो नहीं है, इन चीज़ों को देखने के लिए। अब यहाँ पे क्या देखते हैं, यूज़ योर पैड ऑफ योर फिंगर टू पल्पेट द फ्रंट एंड बैक ऑफ द थोरेक्स। देखिए जो पैड्स होते हैं, अब यहाँ पे इस नर्स को देखिए किस तरीके से जो हैंड के फिंगर्स के जो पैड होते हैं, फिंगर पैड, उसके थ्रू पल्पेशन कर रही है। तो इसके थ्रू ये किस चीज़ को पल्पेट कर रही है, थोरेक्स के फ्रंट में भी, और यही प्रोसीजर बैक में भी करना है। पास योर फिंगर ओवर द रिब्स एंड एनी स्कार, लम्स, लीजन और अल्सरेशन। अब आपने अपने जो फिंगर्स है वो पास करते जाना है, आपको कोई स्कार्स तो नहीं मिल रहे, कोई दाग तो नहीं है, कोई लम्स तो नहीं है। लम्स मीन्स के कोई गोश्त का टुकड़ा है, मीन्स कि इस तरह वो जब कोई मांस बन जाती है तो इसको हम कहते हैं लम्स। तो इस तरह कोई मांस तो नहीं बनी है, लीजन तो नहीं है, कोई जख्म तो नहीं है, या फिर कोई अल्सरेशन और लीजन एक ही चीज़ होती है कि कोई जख्म तो नहीं है। इन चीज़ों को आप देखेंगे। नोट द स्किन टेम्परेचर, टर्गर एंड मॉइस्चर। और फिर आप स्किन से रिलेटेड ये देखेंगे कि जो चेस्ट या चेस्ट का जो थोरिक्स का बैक वाला एरिया और फ्रंट वाला एरिया, इसमें आप स्किन को भी नोट करेंगे, स्किन के टेम्परेचर को नोट करेंगे, नॉर्मली वार्म होता है। टर्गर आप देखेंगे कि इसमें कोई रिजिडिटी तो नहीं है, और मॉइस्चर आप देखेंगे कि मॉइस्चर कितना है, ऐसा तो नहीं है कि डायफोरेसिस है या फिर कोई और सिक्रीशंस वगैरह।
आल्सो नोट टेंडरनेस आर सबक्यूटेनियस क्रिपिटस, टेंडरनेस भी आपने नोट करनी है कि सेंसिटिव टच तो नहीं है, कि टच करते तो पेन तो नहीं होता, और सबक्यूटेनियस क्रिपिटस भी आपने देखने हैं। अब ये क्रिपिटस साउंड जो है वो सबक्यूटेनियस भी आपने देखने हैं। फिर लिखा है द मसल्स शुड फील फर्म एंड स्मूथ। अब नॉर्मली क्या होगा, मसल्स जो है वो फर्म आपको मजबूत फील होंगे और स्मूथ फील होंगे। ये देखिए यहाँ पे जो प्रोसीजर सेकंड डायग्राम में जो प्रोसीजर किया जा रहा है, ये अभी जो हमने पढ़ा वो है। इसके बाद है चेकिंग फॉर टेक्टाइल फ्रीमेटस। अब देखिए टेक्टाइल फ्रीमेटस को चेक करने के लिए क्या करते हैं। आस्क द पेशेंट टू फोल्ड हिज आर्म अक्रॉस हिज चेस्ट। हम पेशेंट से कहेंगे कि अपने जो आर्म्स है वो दोनों आर्म्स जो है वो चेस्ट पे अक्रॉसली उसको पोजीशन करें, जिस तरह यहाँ पे फर्स्ट डायग्राम में पेशेंट ने किया हुआ है कि अपने जो बाजू है वो चेस्ट के ऊपर इस तरह उसने होल्ड किए हुए हैं। तो ये तरीका करने के लिए, यानी ये पोजीशन बनाने के लिए कहेंगे पेशेंट से। उसके बाद दिस मूवमेंट शिफ्ट द स्केपुला आउट ऑफ द वे। तो इस मूवमेंट से क्या होता है कि ये अपने बाजू जो है वो चेस्ट के ऊपर इस तरह वो पकड़ता है, होल्ड करता है। तो इससे क्या होता है, इससे स्केपुला आउटवर्ड आ जाती है, शिफ्ट होके आउटवर्ड निकलती है पीछे की तरफ से, जो स्केपुला बोन है। लाइटली प्लेस यूर ओपन पल्म ऑन बोथ साइड ऑफ द पेशेंट बैक एज शोन। अब हमने क्या करना है, अपने दोनों पल्म से पेशेंट के बैक जो है वहाँ पे आपने उसको प्लेस करना है, अपने पल्म्स को, जिस तरह यहाँ पे शो किया गया है। आप देख सकते हैं फर्स्ट डायग्राम में नर्स जो कर रही है, इस तरह करना है। करने के बाद लिखा है कि विदाउट टचिंग हिज बैक विथ योर फिंगर्स। अब आपने फिंगर्स से टच नहीं करनी है। देखिए किस तरह फिंगर्स उठाए हुए हैं इस नर्स के, सिर्फ पल्म जो है उसने टच किया हुआ है बैक को, तो अपने फिंगर्स से टच नहीं करने हैं। आस्क द पेशेंट टू रिपीट द फ्रेज 99। अब आपने पेशेंट से कहना है कि ये जो फ्रेज है 99 इसको रिपीट करे। तो पेशेंट जो है वो बोलेगा लाउड इनफ टू प्रोड्यूस पल्पेबल वाइब्रेशन। हम कहेंगे कि लाउडली बोलो, इतना लाउडली बोलो कि उसके रिजल्ट में हमें वाइब्रेशन जो है वो पल्पेबल वाइब्रेशन हमें फील हो। तो फिर देन पल्पेट द फ्रंट ऑफ द चेस्ट यूजिंग द सेम हार्ट पोजीशन। इसी तरीके से इसी हार्ट पोजीशन में फिर चेस्ट के फ्रंट साइड जो है उस पर भी आप पल्पेशन करेंगे। तो अगर नॉर्मल पेशेंट है, पेशेंट में कोई रिस्पायरेटरी मसला नहीं है, तो वो 99 कहेगा, और उसके 99 कहने से आपको जो टेक्टाइल फ्रीमेटस है वो आपको नॉर्मली जो है जिस एरिया पे के स्केपुला के बिटवीन या स्केपुला के फ्रंट पे या क्लेविकल के नियरली जो ब्रोंकाई है, मेन स्टेम ब्रोंकाई, वहाँ पे आपको जो है वो वाइब्रेशन फील होगी। तो अगर उसमें डिक्रीज़ है तो कोई प्रॉब्लम है। देन पल्पेट द फ्रंट, फिर वही बात है कि फ्रंट को भी सही तरीके से पल्पेट करनी है जिस तरीके से बैक को किया। इवैल्यूएटिंग चेस्ट वाइल सिमेट्री एंड एक्सपेंशन। देखिए फिर हमने कहा था कि हम टेक्टाइल फ्रीमेटस के बाद क्या करते हैं, चेस्ट वाल की सिमेट्री और इसकी एक्सपेंशन को हम डिटरमिन करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं कि सिमेट्री तो ठीक है या नहीं, और एक्सपेंड कितना हो रहा है, कितना एबिलिटी है। Place your hand on the front of the chest wall with your thumbs touching each other at the second intercostal space। अब हमने क्या करना है, प्लेस यूर हैंड्स ऑन द फ्रंट ऑफ द चेस्ट। अपने हैंड जो है वो फ्रंट ऑफ द चेस्ट में प्लेस करने हैं, चेस्ट वाल में, विथ यूर थंब टचिंग ईच अदर एट द सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस। और आपके जो थंब है वो सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस में एक दूसरे को बिल्कुल टच करने चाहिए। इस तरह आपने अपने थम्स रखने हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा है, ऊपर देखिए आपके, प्लेस यूर हैंड ऑन द फ्रंट ऑफ द चेस्ट वाल। तो ये ऑन द फ्रंट नहीं बल्कि ये ऑन द बेक ऑफ द चेस्ट वाल है, क्योंकि ये बेक से कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं बेक ऑफ द चेस्ट वाल। ये कुछ मिस्टेक इसमें हुई है। तो थंब को एक दूसरे के साथ टचिंग होनी है। इसके बाद एज द पेशेंट इनहेल डीपली वॉच यूर थम्स। आप पेशेंट से कहेंगे कि डीपली इनहेल करो, तो पेशेंट डीपली इनहेल करेगा, तो अपने फिंगर्स जो है उसको देखो। क्या होता है, दे शुड सेपरेट सिमल्टेनियसली। वो सिमल्टेनियसली थोड़ा होकर एक दूसरे से सेपरेट होंगे। वो जो आपकी उंगली थंब मिले हुए थे वो अब एक दूसरे से सेपरेट होंगे। इससे क्या होगा, लिखा है कि सेपरेट सिमल्टेनियसली एंड इक्वली टू ए डिस्टेंस
टू ए डिस्टेंस सेवरल सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द स्टर्नम, और इक्वली जाएंगे और स्टर्नम से बस फ्यू सेंटीमीटर की दूरी पे जाएंगे। फिर लिखा है रिपीट द मेजरमेंट एट द फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। अब आप फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे भी ये मेजरमेंट रिपीट करेंगे। द सेम मेजरमेंट मे बी मेड ऑन द बैक ऑफ द चेस्ट नियर द 10th रिब, और यही सेम मेजरमेंट आप फिर जो मेड ऑन द बैक ऑफ द चेस्ट, जो बैक ऑफ द चेस्ट पे भी आप करेंगे और कहाँ पे करेंगे, 10th रिब्स पे करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये जो ऊपर मैं कह रही थी कि ये फ्रंट जो है गलत लिखा हुआ है, तो ये गलत नहीं लिखा है, क्योंकि ये जो पिक्चर है ना, पिक्चर में ये लास्ट जो बता रहा है कि 10th रिब जो है उसके नियरली आप रखेंगे उंगलियां, तो ये इसके लिए ठीक है। लेकिन जो फर्स्ट वन हमने पढ़ा कि फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे आपने उंगलियां रखनी है, या फिर हमने पढ़ा कि सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पे आपने उंगलियां रखनी है, तो ये जो फर्स्ट जो हम स्टेप करते हैं सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पे उंगलियां रखते हैं, तो ये हम चेस्ट साइड पे करते हैं, फ्रंट साइड पे करते हैं। फिर जब हम फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे यही प्रोसीजर दोबारा से चेक करते हैं, तो वो भी हम फ्रंट साइड पे करते हैं। लेकिन जो लास्ट वाला, जो 10th वाला के 10th जो रिब्स है उसके नियरली आपने करना है, तो फिर आपने चेस्ट के बैक साइड पे करना है, जैसे यहाँ पे ये नर्स कर रही है इस पिक्चर में। तो लिखा है The patient's chest may expand asymmetrically if he has pleural effusion। अगर पेशेंट का जो चेस्ट है वो सही तरीके से एक्सपेंड नहीं होगा, या फिर वो एसिमेट्रिकली एक्सपेंड होगा, एक साइड से एक्सपेंड हो रहा है दूसरी साइड से एक्सपेंड नहीं हो रहा है, इस तरह कोई मसला होगा। तो ये कब होगा? अगर प्लूरल इफ्यूजन है तो तब होगी। प्लूरल इफ्यूजन किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? प्लूरल इफ्यूजन एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो फ्लूइड है वो जो लेयर्स होते हैं, टिश्यूज़ के लेयर्स होते हैं लंग्स की लाइनिंग में, तो उसमें जब फ्लूइड बिल्डअप हो जाती है तो इसको हम कहते हैं कि ये प्लूरल इफ्यूजन है। एटिलेक्टेसिस क्या है? एटिलेक्टेसिस मीन्स कि जब लंग्स की कोलेप्स हो जाती है, या लंग्स के किसी पार्ट की या होल एक लंग्स जो है उसकी अगर कोलेप्स हो जाती है तो इसको हम कहते हैं एटिलेक्टेसिस। तो इस टाइम पे होता है निमोनिया। निमोनिया क्या है? निमोनिया एक ऐसी कंडीशन है जो कि बैक्टीरियल भी हो सकती है, वायरल भी हो सकती है। इसमें जो अल्वेओलाई है वो फिल्ड अप होते हैं पस से, पस जमा हो जाता है अल्वेओलाई के अंदर, तो इस कंडीशन को हम निमोनिया कहते हैं। और नीमोथोरेक्स, नीमोथोरेक्स एक ऐसी कंडीशन है इसमें एयर जो है वो स्केप कर जाती है लंग्स से, और लंग्स से स्केप करके वो जो बाहर स्पेस है, आउटसाइड द लंग्स जो स्पेस है, तो उस स्पेस में जमा हो जाती है। तो इस जमा होने की वजह से क्या होगा कि बाहर से अगर एयर जमा है तो फिर लंग्स सही तरीके से एक्सपेंड नहीं हो सकेंगे, तो फिर ब्रीथिंग में भी मसला आएगा, नॉर्मल ब्रीथिंग नहीं हो सकेगी। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं नीमोथोरेक्स। तो अगर प्लूरल इफ्यूजन है, एटिलेक्टेसिस है, निमोथोरेक्स है, निमोनिया है, तो उस टाइम क्या होगा? उस टाइम पेशेंट का जो चेस्ट है वो एक्सपेंड एसिमेट्रिकली होगा, सही तरीके से वो एक्सपेंड नहीं होगा। व्हाट द रिजल्ट मीन? अब रिजल्ट का क्या मतलब है, यानी क्या मिलता है रिजल्ट में? तो लिखा है वाइब्रेशन दैट फील मोर इंटेंस ऑन वन साइड देन द अदर इंडिकेट टिश्यू कंसोलिडेशन ऑन देयर साइड, कि ऐसे वाइब्रेशंस जो कि एक साइड पे फुल इंटेंस के साथ आपको, फुल शिद्दत के साथ आपको सुनाई वो फील हो रहे हैं, लेकिन दूसरे साइड में नहीं है, या दूसरे साइड में कम है एक साइड के बनस्बत। तो इसका मतलब ये है कि टिश्यू कंसोलिडेशन है उस साइड में, जिस साइड में कम हो वहाँ पे टिश्यू कंसोलिडेशन है। टिश्यू कंसोलिडेशन किसे कहते हैं? टिश्यू कंसोलिडेशन एक मेडिकल टर्म है कि जब कोई भी टिश्यू जो है वो फॉर्म हो के, यानी मजबूत हो के, स्ट्रॉन्ग हो के, सोलिडिफाई हो के एक मास बनती है, तो फिर हम इसको कहते हैं टिश्यू कंसोलिडेशन। तो जब भी टिश्यू कंसोलिडेशन होती है इस एरिया पे, चेस्ट पे, तो फिर उसकी वजह से वाइब्रेशन जो है वो एक साइड पे ज़्यादा फील हो रहे हैं और दूसरे साइड पे कम फील हो रहे हैं, जिस साइड में टिश्यू कंसोलिडेशन हुई है। लेस इंटेंस वाइब्रेशन में इंडिकेट एम्फिसिमा, निमोथोरेक्स और प्लूरल इफ्यूजन। अगर लेस इंटेंस वाइब्रेशन है तो फिर उससे क्या इंडिकेट होता है कि या तो एम्फिसिमा है, या तो निमोथोरेक्स है, या फिर प्लूरल इफ्यूजन है। Faint or no vibration in the upper posterior thorax may indicate bronchial obstruction or fluid filled pleural space। और अगर फेंट है, फेंट मीन्स एब्सेंस है, कोई वाइब्रेशन बिल्कुल हो ही नहीं रही है,
अपर पोस्टीरियर थोरैक्स में, तो फिर इसका मतलब ये है कि कोई ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन है या फिर कोई फ्लूइड फिल्ड प्लूरल स्पेस है, यानी कोई प्लूरल स्पेस में फ्लूइड फिल हो गई है, तो इसकी वजह से ये वाइब्रेशन होती है। अच्छा स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक काफ़ी हैं। ये जो आस्पेक्ट है सेकंड आस्पेक्ट के, इसमें पल्पेशन, तो पल्पेशन कवर हो चुकी है। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल ले। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर करूँगी जब मैं परकसिंग द चेस्ट स्टार्ट करूँगी, यानी जो थर्ड आस्पेक्ट है परकशन वो स्टार्ट करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।